नमस्कार। चुनाव के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि बंगाल में फैल रही है हिंसा। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बंगाल में फैल रही हिंसा का कारण टीएमसी की हार है? हमने देखा शुभेंदु अधिकारी के प्रिय चंद्रनाथ रथ की एक तरीके से गोली मारकर हत्या कर देना और ये बता दें कि जो जिसने हत्या की है वह टीएमसी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है और लगातार एक ही जगह नहीं, बहुत सी जगह हमने हिंसा की खबरें सुनी है। शायद ये हिंसा भड़कने का सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि जब से ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने ना देने का ऐलान किया है, तब से कहीं न कहीं हिंसा भड़कनी शुरू हो गई है। बीजेपी के शपथ ग्रहण के समारोह से पहले इस प्रकार की हिंसा भड़क, लेकिन प्रदेश में जो हिंसक माहौल है, वो बताता है कि किस प्रकार से आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनने में मुश्किलें होने वाली है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार शपथ ग्रहण 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड पैरेड गार्डन में सुबह 10 बजे होना है। पर चीजें इस प्रकार से चल रही है पश्चिम बंगाल में कि अब जब तक ये सारा रायता समेट नहीं लेती प्रशासन, तब तक मुझे नहीं लगता कि ढंग से शपथ ग्रहण समारोह हो पाएगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। हालांकि ऐसा संविधान में जो आर्टिकल 164 है उसके तहत बताया गया है कि या तो आपको जो स्टेट का गवर्नर होता है, या तो आपको सरकार में बहुमत सिद्ध करने का प्रस्ताव देता है या फिर आपको बर्खास्त कर देता है। अगर आपको बर्खास्त नहीं भी करता तो फ्लोर टेस्ट की मांग होती है। फ्लोर टेस्ट एक तरीके से आपको बताना होता है कि सरकार बनाने के लिए आपके पक्ष में कितने विधायक हैं। अगर आपके पास बहुमत होती है तो गवर्नर आपको सरकार बनाता है या फिर एक तरीके से न्योता देता है। न्योता दोनों पार्टी को दिया जाता है और पूछा जाता है कि जिसके पास जितने विधायक है वह लेकर आए और सरकार बना ले। हमने पहले भी ऐसी चीजें होती देखी है। कई बार ऐसा हुआ कि बहुत बार जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे या फिर ये कहें जो मौजूदा पार्टियां थी, वह फ्लोर पर खुद के विधायकों की संख्या उतनी नहीं कर पाए या फिर ये कहें जो सिद्ध करनी थी वह कर नहीं पाए। इस वजह से सरकार सरकार नहीं बना पाए। गवर्नर एक तरीके से मौका देता है आपको कि आप आए, फ्लोर टेस्ट कराएं और बहुमत के साथ सरकार बनाएं। हमने देखा है कि किस प्रकार से 207 सीटें लेकर आकर भाजपा ने बंगाल में एक तरीके से कीर्तिमान रचा है। बम्पर फाड़ सीटें लेकर आकर भाजपा अब पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। विपक्ष में तृणमूल कांग्रेस है जिनके करीब 85 सीटों के आसपास सीटें आई है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि सिटिंग सीएम ने भी खुद की सीट गंवा दी है। हमने देखा था पिछली बार ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ी थी, उनके खिलाफ बीजेपी के जो नेता है शुभेंदु अधिकारी वो खड़े हुए थे, उन्हें नंदीग्राम से हराया गया था। उसके बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हारा हुआ नेता कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है? तो यहाँ पर जो प्रावधान है वो ये कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको बाई इलेक्शन जीत कर आना पड़ता है। तो किसी एक विधायक की सीट खाली कराई गई, ममता बनर्जी को वहां से लड़वा कर जितवाया गया पिछली बार और वह वहां से जीती और फिर उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। अब की बार नंदीग्राम में पिछली बार की हार को देखते हुए उन्होंने सीट बदली और भवानीपुर, जो एक तरीके से टीएमसी का गढ़ माना जाता था, वहां पर जाकर चुनाव लड़ा। पर सबसे बड़ी बात ये रही कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से तो लड़े ही लड़े, इस बार वे भवानीपुर सीट से भी लड़े और वहां पर भी पटकनी दी उन्होंने ममता बनर्जी को। हमने देखा किस प्रकार का चुनावी मैनेजमेंट भाजपा ने किया। जितने भी बड़े नेता थे सबकी बड़ी बड़ी रैलियां हमने वहां देखी। अलग अलग जो स्टेट के प्रभारी हैं वह वहां पहुंचे, मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, प्रधानमंत्री की रैलियां भी हमने देखी। झालमुड़ी बहुत फेमस हुई वहां पर और वहां पर जो बोटिंग करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वह भी काफी सुर्खियों में रही। सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे गृह मंत्री अमित शाह, जो बंगाल में ही डटे रहे। वो लगातार ये संदेश देते रहे भाजपा के वोटर्स को या फिर बंगाल के वोटर्स को कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं बंगाल में ही हूँ। जब पहले फेज के चुनाव खत्म हुए थे तब उन्होंने कहा था, जो उनके स्टेटमेंट थे मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले फेज में ममता और टीएमसी के गुंडे बाहर नहीं निकले। मैं उनको एक तरीके से ये धमकी देता हूं या फिर ये कहे कि उनको चेतावनी देता हूं कि सेकंड फेज में भी ना निकले, क्योंकि अगर निकलेंगे तो उल्टा लटका कर, जो भी वो कहा उन्होंने, आप सुन लीजिएगा, एक तरीके से कटाक्ष और काफी भारी या फिर ये कहें कि बहुत ही खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अमित शाह ने पूरी तरीके से फ्री और फेयर इलेक्शन की बात वहां पर की गई। सीआरपीएफ के जवानों ने पूरा कार्यभार संभाला और अब की बार हमने देखा कि रिकॉर्ड 93% की वोटिंग बंगाल में हुई। ये बताता है कि कहीं ना कहीं लोग घरों से निकले,
और भयमुक्त तरीके से उन्होंने वहां पर वोटिंग की। सबसे बड़ी बात है कि अभी ममता बनर्जी का ये बयान देना कि मैं मुख्यमंत्री पद से रिजाइन नहीं दूंगी, मेरी 100 सीटों को एक तरीके से चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर छीना। राष्ट्र देखिए, मेरे हिसाब से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज पर एक दूसरे का इल्जाम लगाना ठीक है, पर इलेक्शन कमीशन जो कि एक स्वतंत्र बॉडी है देश की, एक तरीके से स्वतंत्रता से काम करती है, उसके ऊपर इस तरह के संगीन आरोप लगाना जब आपके पक्ष में चुनाव ना जाए। पिछली बार जब आपने सरकार बनाई थी तब आपने कुछ नहीं कहा, तब ना एक तरीके से बूथ है वो ना लूटे गए, साथ ही साथ कहीं न कहीं आपने ये भी कहा कि चीज़ें खराब हुई, आपने ये भी कहा कि वोट चोरी हुई, एसआईआर था। तो जब आप जीत जाते हैं तब आप ये हवाले देते हैं, जब आप हार जाते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन पे जो इन सब चीज़ों का ठीकरा है वो फोड़ दिया करते हैं। तो ये तो कोई औचित्य वाली बात बनती नहीं है, पर अब आने वाले समय में अगर ममता बनर्जी इस्तीफ़ा नहीं भी देती हैं, तो सरकार भंग कर दी जाएगी उनकी। 7 तारीख जो आज 7 तारीख है और आज जहाँ तक है सरकार भंग कर दी जाएगी और आने वाले समय में 9 मई को शायद शुभेंदु अधिकारी जो नाम निकल कर आ रहा है, मुख्यमंत्री बन सकते हैं भाजपा की तरफ से, वह शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की। पर सबसे बड़ी बात ये है कि बंगाल में हिंसा अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमने देखा किस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर था। लोग 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार देख रहे थे, टीएमसी को राज्य में देख रहे थे, तो शायद कहीं न कहीं जनता ऊब चुकी थी, परेशान थी। पर एक और बड़ा फैक्टर निकल कर आया कि सुरक्षा, जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ा है, जिस प्रकार से चीज़ें खराब हुई है बंगाल के अंदर वो हमें पता है। किस प्रकार से वहाँ पर जो महिला उत्पीड़न की खबरें थी वह सामने आ रही थी, आगजनी हमने देखी, हमने बहुत से कम्युनल राइट्स भी देखे, वहाँ पे हिंदू-मुस्लिम विवाद भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर काफ़ी चूक वहाँ पे जो मौजूदा सरकार थी टीएमसी उससे हुई। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आने वाले समय में किस प्रकार से बीजेपी इन सबको हैंडल कर पाती है। और दूसरी बात ये है कि बंगाल में जो ये जनादेश आया है, ममता इसे कैसे स्वीकारती है। खैर इस बारे में आप क्या मानते हैं? आपके क्या विचार हैं? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए